Hi everyone, once again welcome back to our channel tutor.com and here we are again back with the part 2 of the new series the NCERT line by line series जो कि हम लोगों ने डे बिफोर परसों शुरू की थी एंड उसके बाद कोई सेशन नहीं आया बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी आर सॉरी फॉर दैट बट इसके बाद अभी होप सो है ना अगर सब कुछ सही रहा तो सेशंस आपको कंटिन्यूटी आते रहेंगे एंड थोड़ा सा आपको सेटअप में भी थोड़ा इशू लगेगा एज ऑफ नाउ टुडे बट आई मेक श्योर कि आपको सब कुछ कंटेंट प्रॉपर मिलेगा ठीक है डोंट वरी अबाउट दैट चलो सो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 2 ऑफ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज लास्ट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट आपके एनसीईआरटी ने कुछ साइंटिस्ट के नाम बताए थे जिसमें सबसे पहले आते थे आपके रॉबर्ट ब्राउन देन आता था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek देन परकिंजी आता था देन रॉबर्ट हुक आता था ये सारे कुछ साइंटिस्ट थे जो आते थे जिनके अलग अलग डिस्कवरीज थी अलॉन्ग विद सेचलीड सेटवैन एंड रुडोल्फ वर्च्यू जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी देन हम लोगों ने देखा था सेल का शेप क्या हो सकता है साइज क्या हो सकता है हम ये सब कुछ देखा था देन हम लोगों ने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू किया था जहाँ पे हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर लिया था तीन तरह के सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़े थे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेल जिसकी वजह से पानी सेल के अंदर जाता है आइसो में कंसंट्रेशन सेल सैप और जो आपका ये होता है सॉल्यूशन होता है उसकी इक्वल होती है जबकि हाइपर में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू सेल जिसकी वजह से पानी सेल से बाहर आना शुरू हो जाता है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल के साथ सो ऑन योर स्क्रीन्स आपके स्क्रीन पे इस टाइम है सेल वॉल होल्ड ऑन यस तो आपके स्क्रीन पे इस समय आपके पीछे एनसीईआरटी की सेल वॉल रिप्रेजेंटेड है ऑन द हेयर ठीक है दिस हैंड सो इसे रीड करते हैं एंड टुडे आई एम हैविंग माय ओन फोन टू रीड द एनसीईआरटी लास्ट टाइम मैं डेस्कटॉप पे रीड कर रहा था जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास गैजेट आना था एक सो वो गैजेट कैमरा आ चुका है सो बेसिकली इसी की वजह से थोड़ा सा आपको सेटअप में चेंजेस मिल रहे हैं और अभी थोड़ा हमें सेट करने में टाइम लग रहा है इसे बट आई होप यू विल कोऑपरेट ठीक है सो स्टडी कर रहे हैं हम लोग सेल वॉल को सेल वॉल की बात करें सबसे पहले तो हमें पता है कि सेल वॉल कहाँ मिलती है सिर्फ एनिमल्स सेल में तो बिल्कुल नहीं होती सिर्फ प्लांट सेल में होती है सो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अनदर रिजिड covering called cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Very important thing कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है ये प्राइमरी कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं वो अगर हम सेकेंडरी कॉम्पोजिशन की बात करें इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक थिंग्स होती है मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी सेल वॉल बनी हुई होती है जो कि बेसिकली डेड इन नेचर होते हैं कहीं मोस्टली डेड होते हैं ठीक है जैसे रेजिन्स हो गई गम्स हो गई ये सारे कुछ आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट ठीक है सेलुलोज क्या है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कोई इजी स्ट्रक्चर नहीं है जिसे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे और इससे क्या होता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को when a living plant cell lose water through osmosis there is a shrinkage and the contraction of contents of cell away from the cell wall ठीक है वही बात हो गई कि अगर जो आप लोग इसको हाइपरटोनिक में रखते हो तो क्या होता है कि सेल से सेल पानी जो आता है सॉल्यूशन होता है सेल के अंदर का वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है जिस वजह से सेल आपका श्रिंक हो जाता है और बेसिकली देखो दो क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पे कि जो आपका प्लांट सेल होता है अगर जो आप लोग उसे हाइपरटोनिक में रखोगे वो कभी भी बर्स्ट नहीं होगा जबकि एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा द रीजन प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल जबकि जो कवरिंग एनिमल सेल के पास एब्सेंट होती है सो जो आपका प्लांट सेल होता है वो बर्स्ट हो सकता है जबकि एनिमल नहीं हो सकता सॉरी the phenomena is called plasmolysis ठीक है plasmolysis क्या होता है यहाँ पे डिफाइन कर दिया बहुत अच्छे से we can observe this phenomena by performing the following activities I'm not reading the activities here ठीक है उसके बाद next slide here is the text now from your NCERT again what do we infer from this activity मतलब activity से क्या समझा आपने just read it out it appears that only living cell and not dead cell are able to absorb the water by osmosis ठीक है जितने भी डेड सेल होते हैं वो ऑस्मोसिस से नहीं पानी गेन कर सकते या फिर प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस शो नहीं करते द रीजन बीइंग उनकी जो सेल वॉल होती है उस टाइम पे वो कंप्लीटली इनपर्मिएबल हो जाती है हाउएवर जो इनिशियल सेल वॉल होती है वो कंप्लीटली परमिएबल होती है मतलब 100% चीजों को वो अंदर जाने देती है बट जैसे आप लोगों की ये जो आपकी सेल वॉल होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट होती है वो डेड मटेरियल से बननी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बिल्कुल भी आपकी परमिबिलिटी अलाउ ही नहीं करती किसी भी चीज को अंदर बाहर जाने नहीं देती तो इनिशियली जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है देन उसके बाद वो नॉन परमिएबल हो जाती है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस या प्लाज्मोलिसिस ऑब्जर्व नहीं की जाती है cell wall permit the cell of plants fungi and bacteria which stop very dilute external media without bursting तो मैंने आपको भी समझाया कि ये बिना बर्स्ट किए भी सेल को हेल्प कर सकता है सर्वाइव करने में in such a medium the cell tends to take up water by osmosis the cell swells building up pressure against the cell wall the wall exert an equal pressure against the swollen cell ठीक है कहने का मतलब क्या है कि सपोज अगर जो ये आपका एक सेल है दिस इज योर सेल तो इसमें जो प्रेशर लग रहा होगा वो चारों साइड लग रहा होगा किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगा चारों साइड वो प्रेशर की आपको जो मैग्नीट्यूड होगा जो आपको ऑब्जर्व किया जाएगा वो प्रेशर चारों तरफ दिखेगा जैसे हमने पढ़ा जो गैसेज होती है वो हर तरफ प्रेशर लगाती है सिमिलरली यहाँ पे वाटर भी हर तरफ प्रेशर लगा रहा है
बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स withstand much greater chances in surrounding medium than animal cell, ठीक है। और सेल वॉल की वजह से ही जो प्लांट सेल होते हैं वो ज्यादा कैपेबल होते हैं वर्स्ट कंडीशन में रहने के एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे है अगेन न्यूक्लियस। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस मतलब मोस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनते ही बनता है। स्पेशली लोग पूछते हैं कि न्यूक्लियस के बेसिस बताओ कितनी तरह के सेल होते हैं, ठीक है। दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बहुत सिंपल है। रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर, हमने जो फर्स्ट सेशन किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था कि जो अनियन पील होता है हमने उसके सेल को देखा था, उसके बीच में एक राउंड सा स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज कॉल्ड बेसिकली न्यूक्लियस। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन इन द पील। व्हाई आयोडीन सॉल्यूशन क्यों पुट किया था हमने, ताकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेन हो जाए। What would we see if we tried onion peel without putting the iodine solution? Try it and see what difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get equally colored? क्या जब हम लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन को पाया तो क्या हर एक सेल का सेम कलर था, सेम इंटेंसिटी, सेम डार्कनेस थी उसकी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई सेल जल्दी कलर ऑब्जर्व कर लेता है, कोई सेल लेट ऑब्जर्व करता है कलर। According to their chemical composition, different regions of the cell get color differentiately. Some region appear darker than other region, ठीक है। कुछ आपको डार्क दिखेगी, कुछ आपको कम डार्क दिखेगी, लाइटर दिखेगी, जैसे मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सैफरन सॉल्यूशन, ठीक है। एक हो गया आयोडीन डाई होगी, सेकंड आप लोग को बता रहे सैफरन डाई हो सकती है, थर्ड आप लोग की मिथाइल ब्लू भी हो सकती है, फोर्थ आप बताऊं तो मिथाइल ऑरेंज भी होती है, ठीक है। टू स्ट्रेन द सेल वी हैड ऑब्जर्व सेल फ्रॉम द अनियन, लेट अस ट्राई सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी। तो बेसिकली नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको चीक सेल के बारे में बताया जाएगा कि आप लोग चीक सेल की मदद से भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम स्किपिंग दैट एक्टिविटी। हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं इस टाइम, दैट इज योर सेम फ्रॉम दैट ओनली। तो आगे रीड करते हैं। द न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड कवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो न्यूक्लियस होता है डबल लेयर्ड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब उसके आसपास दो मेम्ब्रेन मिलेगी आपको। एंड जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, डिसकंटीन्यूअस होगी, बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेगी। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, डिसकंटीन्यूअस है। Which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside, that is to the cytoplasm, what we talk in the verb section, ठीक है। मतलब कि जो वो पोर्स होते हैं बेसिकली उसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि न्यूक्लियस ही है जिसने पूरे सेल को कंट्रोल करना है, पूरे सेल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली इसका जो पोर्स होता है इसका काम होता है कि कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है सेल के साथ। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide. Chromosomes contain information from the inheritance. Inheritance का मतलब क्या होता है, अपनी information को अपनी next generation में ट्रांसफर करना, ठीक है। The transmission of information from one generation to another is called inheritance of character from parents to next generation in the form of DNA। तो DNA एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जनरेशन तक लेके जाता है, एंड इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रोमोसोम किस किस से बने होते हैं, तो आपको लगता है क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से बना होता है, हाउएवर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्यों, जब देखो बेसिकली क्या है, डीएनए क्या होता है, वोवन वूड लाइक स्ट्रक्चर है, गुच्छा होता है किस चीज का, ठीक है। क्या होता है, किस चीज का गुच्छा होता है। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई कि हम लोग अगर जो आपके स्क्रीन पे ही कुछ आपको शो कर पाए रिटर्न वे में भी, ताकि वो आपके लिए इजी हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। सो क्या होगा कि जैसे गुच्छा होता है ना, सपोज जैसे आपने वूवन वूड लाइक देखा होगा, ऊन का गुच्छा देखा होगा, तो वैसा होता है जो डीएनए एक्चुअली में सेल के अंदर जो पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर। बट जब उसे डिवाइड करना होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में गैमेट्स बनाने होते हैं या फिर डिवाइड भी करना होता है नॉर्मल, तो क्या होता है कि जो गुच्छा वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू सम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट कर लेता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो पैक हो जाते हैं, है ना। अब आपको सपोज कोई चीज पैक करनी है तो आपको पैकेजिंग मटेरियल भी चाहिए होगा जिसके अराउंड वो चीज आप पैक करोगे। तो सिमिलरली जब डीएनए को पैक करना होता है तो डीएनए किसके अगेंस्ट पैक होता है, किसके ऊपर पैक किया जाता है, प्रोटीन से ऊपर पैक किया जाता है। DNA molecule contain the information necessary for constructing and organizing cell. Function segment of DNA are called gene. जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है जहां से इन्फॉर्मेशन बेसिकली आगे जानी है या फिर जो भी आपकी बॉडी के कैरेक्टर्स कंट्रोल करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन। तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे छोटी यूनिट अगर जो इनहेरिटेंस की कोई देखी जाए तो वो कौन सी है, आपकी जीन सी होती है। Okay, chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure, but whenever the cell is about to divide, ठीक है, जब भी बेसिकली इस समय मैं यहाँ रीड करता हूँ, यहाँ पे हूँ, ठीक है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome, ठीक है। जब भी सेल को डिवाइड होना है तो जो डीएनए होगा वो वन वोल लाइक वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड हियर, ठीक है, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, इस वाले पैराग्राफ को रीड करने जा रहा हूँ। द न्यूक्लियस प्ले अ सिग्निफिकेंट सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल is called vesicle cell division. It play a crucial part along with the environment. It determines the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. Hold on. Okay. By here I am, ठीक है, by directing the chemical activities of the cell.
In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. ठीक है, कहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत पुअरली डिफाइंड होता है। मतलब यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक्स के बारे में आपको बताने की ट्राई कर रहे हैं। अभी तक हम जो ऊपर पढ़ रहे थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, डीएनए उसके अंदर पड़ा हुआ है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वो यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी होती है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल पे जाएं, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराने तरह के सेल जो होते हैं, जो ओल्ड, जो एंशिएंट टाइम्स में सेल्स बनते हैं, सबसे पहले जो सेल बने थे जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होता, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो थ्रू द सेल फैला हुआ होता है cytoplasm में. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleus active is called nucleus. ठीक है, तो ऐसे डीएनए ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो फॉल्स टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं. Such organism who lack nuclear membrane are called prokaryotic. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. Organism with cell having a nuclear membrane are called eukaryotic. तो प्रो और यू में डिफरेंस आ सकता है आपको लिखने को, बहुत इंपॉर्टेंट है. Prokaryotic cell also lack most of the other cytoplasmic organelles प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में बहुत ऑर्गेनेल्स ऐसी होती है जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती. मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेली आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बेसिकली होता वहां भी है, क्रोमेटोफोर कहते हैं उसे हम लोग. ठीक है, वहां पे क्या होता है कि वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए मेंटेन होता है बेसिकली. बैक्टीरियोविरिडिन भी कहते हैं उसे, बट दैट इज नॉट दैट मच कैपेबल. जितना प्लांट अच्छे से कर लेते हैं ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उतना वो नहीं कैपेबल होता, बट हाँ कहीं ना कहीं उसको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. बैक्टीरियोविरिडिन कहते हैं उसे. ठीक है, the chlorophyll in the photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicle bag like structure. ठीक है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, क्रोमोटोफोर्स होते हैं, देन क्लोरोप्लास्ट होता है, देन उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट होते हैं. वैसे कोई स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल्स में देखने को नहीं मिलते. आपके साथ में एक डायग्राम है जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस वगैरह बेसिकली आपको दिखाने की ट्राई कर रहे हैं. Next is your cytoplasm, very important part again. When we look at the temporary mount of onion peel, तो basically आपका पूरा चैप्टर onion peel के ऊपर ही आपको समझा रहा है. As well as the human cheek cell, we can see a large regions of each cell uh, enclosed by a cell membrane. This region takes up very little stain. It is called the cytoplasm. सबसे least stain कौन लेता है, सबसे least color कौन लेगा, that is your cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Basically यही वो region है cytoplasm, वो fluid है जिसके अंदर सारी organelles रहती है. ये बेसिकली सबका एक कॉमन कॉलोनी है. ठीक है, आप कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म एक कॉलोनी है, देन हर एक ऑर्गेनेल एक घर है. तो ये कॉलोनी है पूरी, जहाँ जिसने सारे घरों को जिसने सारे लोगों को रहने की जगह दे रखी है. इट इज अ मेन अरेना. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल. और हर एक जो बंदा, सपोज समझ लो कि साइटोप्लाज्म एक घर है, घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं और हर एक लोग को उनकी जिम्मेदारियां बांट दी गई है. सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन. इन प्रोकैरियोट्स, beside the absence of defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक में मिलती है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलती. The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membranes and hence do not characterized of life until they enter the living body and use it as a cell machine to multiply. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पे बता दी गई है. ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो आपकी लास्ट की लाइनें हैं द सिग्निफिकेंस वाली, जो पूरा पैराग्राफ है, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है बेसिकली, इसमें क्या कह दिया उन्होंने कि जो वायरसेस होते हैं दे आर नाइदर कंसिडर्ड लिविंग नॉर डेड. ठीक है, अभी तक कोई स्टडीज नहीं हुई जो उसने उसे या तो लिविंग बताया हो या डेड बताया हो. क्या होता है वायरसेस, वायरसेस आर सच ऑर्गेनिज्म जो कि अगर जो उनको कोई होस्ट मिल गया, अगर वो किसी बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो क्या हो जाएगा, उनको जीने का मौका मिल जाएगा और वो अपनी सारी रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे. बट जैसे वो किसी होस्ट बॉडी से बाहर आएंगे उसी समय वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा इमीडिएटली, वो अपना कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर साइटोप्लाज्म. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना है आपकी सेल ऑर्गेनेलिस के साथ. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस हमारे पास कौन कौन सी है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है जिसके अंदर हमारे पास 4 ऑर्गेनेलिस आ जाएगी. देन उसके बाद हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है. सो वी विल स्टार्ट दिस, है ना. कितने मिनट का सेशन हो गया है, 17 मिनट्स का हो गया. तो हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस की डेफिनेशन वगैरह जो भी है इंट्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं. उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी आई थिंक कल स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हम लोगों को पढ़ना है अब सेल ऑर्गेनेलिस. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में. उससे पहले 2 मिनट लगेगा, पीडीएफ लोड हो रही है. चलो, सेल ऑर्गेनेलिस.
every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनेली के पास भी और बेसिकली हर एक सेल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने की ट्राई करती है ताकि बाहर जो भी चल रहा है उससे वो चीज अलग हो सके. लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट chemical activities to support their complicated structures and function. To keep these activity of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures without विद इन टाइम सेल्स. ठीक है, तो एक तो है कि सेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से एक मेम्ब्रेन के थ्रू. सिमिलरली हर एक सेल ऑर्गेनेली भी क्या होती है, अपनी मेम्ब्रेन लेके आती है जिसकी मदद से वो बाकी मेम्ब्रेन के काम में इंटरफेयर ना कर पाए या फिर बाकी मेम्ब्रेन या बाकी ऑर्गेनेलिस के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब ना कर पाए. तो हर एक ऑर्गेनेलिस के पास भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है. अगर कुछ पढ़ोगे आप मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी होते हैं जहाँ पे मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगी. दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं. सम ऑफ दीस ऑर्गेनेली आर विजिबल ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कहीं ऐसी ऑर्गेनेली जो कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप लोग उसे नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे. We had talked about the nucleus in the previous section. Some important example of cell organelle which we will discuss now are endoplasmic reticulum. Basically ER सिस्टम में आप लोग पढ़ोगे endoplasmic reticulum, then हम लोग पढ़ेंगे Golgi body, then हम लोग पढ़ेंगे vacuoles, and then हम लोग पढ़ेंगे lysosomes. फिर हमने पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया. लास्ट स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, chromoplast and leucoplast. They are important because they carry out some crucial functions in the cell. ठीक है, so that's all for the day. आज हम लोगों ने ये किया. इसके बाद हम लोग आपका पार्ट 3 करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाना चाहिए. वी विल ट्राई आवर बेस्ट. ठीक है, तो मीनवेल जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करो. अगर कोई डाउट लगता है तो यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई देयर ओनली. एंड लाइक कर दीजिए सेशन को अगर आपको अच्छा लगा, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. थैंक यू.